मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एमएसजे, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। प्रिय बच्चों, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट प्रथम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शब्द कैसे बनते हैं। आज का टॉपिक है शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड्स भी कहते हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर परिभाषा, फिर उसकी शब्द भेद किस प्रकार के हैं, उनका बनावट कैसा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कैसे हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रूपांतर के आधार पर शब्द भेद और शब्द भेद एक दृष्टि में, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले शब्द का अर्थ क्या है। आप सब जानते हैं कि हम बचपन से ही हिंदी वर्णमाला पढ़ते आए हैं और इन वर्णों के योग को ही हम जो है शब्द कहते हैं। अर्थात वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक वर्णों के योग से बनता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, वे कहाँ जाते हैं। देखिए बच्चों, इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला वे, तो आप जानते हैं कि वे में व हलंत और ए स्वर, इन 2 छोटी ध्वनियों से ये बना है। दूसरा शब्द है इस वाक्य में कहां। यह जो है का हलंत, अ स्वर, ह और आ, इन 4 वर्णों से, इन 4 अक्षरों से ये शब्द बना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द जाते और चौथा शब्द है हैं, जो कि 2 अक्षरों से बना है और जाते 4 अक्षरों से बना है। इस प्रकार से हम शब्द के अर्थ को हम समझ सकते हैं जो वर्णों के योग से बनते हैं। दूसरी है परिभाषा। एक अथवा अधिक अक्षरों से जो निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ध्वनि कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, वर्ण कैसे होने चाहिए, अक्षर कैसे होने चाहिए, अर्थात सार्थक निर्मित अक्षरों से ही शब्द बनता है। अब आते हैं हम शब्द के भेद पर। आप जानते हैं कि व्याकरण में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। तो शब्द के मूल रूप से हम 2 भेद मानते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। हमारी भाषा में सार्थक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से निरर्थक को भी हमने अलग किया है, जो हम समझाएंगे अभी आपको। जैसे पहले आते हैं हम सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, ये सब सार्थक शब्द है, अर्थात इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। दूसरा शब्द का भेद है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उनको हम निरर्थक कहते हैं। जैसे कुछ ध्वन्यात्मक शब्द है, धम, कोई गिरा, धम। फटाफट, जैसे बोलते फट, फटाफट, चटाचट, फट, टन, 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 ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन ध्वनि है।
इस तरह से कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनका अर्थ कुछ ना कुछ बन जाता है। जैसे ठीक ठाक, तो ठीक शब्द तो सार्थक है लेकिन ठाक। रोटी बोटी, रोटी सार्थक है लेकिन बोटी क्या। काम बाम, काम सार्थक शब्द है लेकिन बाम उसके साथ प्रयुक्त हुआ है। खाना वाना, जैसे आइए लाओ खाना वाना खा लेते हैं, तो खाना वाना, खाना सार्थक शब्द है लेकिन बाना कुछ नहीं। इस तरह से ठाक, बोटी, बाम, बाना ये शब्द निरर्थक है और सार्थक शब्दों में ठीक, रोटी, काम, खाना ये सार्थक शब्द है, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ ये निरर्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अन्य कई निरर्थक शब्द में प्रयुक्त होकर के वो सार्थक हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, घड़ी टिक टिक कर रही है। जैसे एक सार्थक शब्द का एक उदाहरण देते हैं जो इसके साथ जोड़ते हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है। भक भक करती रेलगाड़ी जा रही है, घंटा टन से बज गया। तो इस तरह से इन सार्थक शब्दों के साथ जो निरर्थक शब्द प्रयोग हुए हैं वो भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे घड़ी के साथ टिक टिक, इसका अर्थ हम समझ जाते हैं कि घड़ी टिक 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 कर रही है। रेलगाड़ी भक 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 कर रही है। घंटा जो बज रहा है स्कूल का, कॉलेज का, टन टन, जो टन शब्द है वो घंटा के साथ सार्थक हो गया है, घंटा टन से बज गया आदि। अब आते हैं हम बनावट के आधार पर शब्द भेद। जैसे शब्द का निर्माण होता है, आपके पाठ्यक्रम में जो है वो दिया भी गया है, वो शब्द निर्माण की प्रविधि, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि लगते हैं। तो बनावट के आधार पर हम शब्दों के 3 भेद करते हैं। रूढ़ी, रूढ़ी शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते। जैसे आम, हाथ, कान, कलम आदि। इसी तरह से शब्द भेद का दूसरा वो है यौगिक। आप जानते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्याधन-अर्थी, त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोक, छात्रावास, छात्र आवास, विश्व, विद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय, ये 2 शब्दों के उस मेल से जो है वो यौगिक शब्द बनते हैं। अब आता है योग रूढ़ी, जो कि शब्दों का तीसरा भेद है। योग रूढ़ी यानी योग और रूढ़ी, जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर के कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ी कहते हैं। जैसे पंकज, जलद आदि। जैसे पंकज शब्द है, ये पंकज 2 शब्दों के योग से बना है, पंख प्लस जा। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न। यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन आप देखिए कि इस कमल का अर्थ, इस पंकज का अर्थ कमल ही निकलता है। आप जानते हो कि कीचड़ में काई भी होती है, जोंक भी है, सिंगाड़ा है, पानी में जो है बहुत सारी चीजें जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती है, लेकिन पंकज और चीजों को न कह करके केवल कमल को ही कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए आप, जलद, जल देने वाला कोई भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन मनुष्य को जलद न कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है, तो जलद का अर्थ बादल है। इस तरह से ये बनावट के आधार पर शब्द भेद है। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। किस प्रकार से जो है वो शब्द भेद की संरचना है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब आप आइए देखिए, तत्सम संस्कृत के वे शब्द है जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प,
अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि, ये सब तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन होने लगा है, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल तोड़ ला भैया, आग, अग्नि से आग, हस्त का हाथ, आम, घी, चाय इत्यादि, ये सब तद्भव कहलाते हैं। देशज, जो देश में उत्पन्न हुआ हो, जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान ही नहीं होता है और वो किस भाषा से लिए गए, उनको देशज कहते हैं। जैसे गाँव तेंदुआ, तेंदुआ आ गो भैया, तेंदुआ, खिड़की, ठेस, मुझे बहुत ठेस लगी, लोटा, डिब्बा इत्यादि, ये सब देशज शब्द है। अब आता है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे सब विदेशी कहलाते हैं। जैसे कुछ विदेशी शब्दों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखिए कि सारणी में दिए गए शब्दों को किसी भी भाषा के शब्दों से हम समझ सकते हैं। जैसे बांग्ला का है उपन्यास, प्राणपन, चूड़ान, भद्र, गल्प, नितांत। इसी तरह से मराठी के कुछ शब्द हैं प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू। इसी तरह से कुछ अरबी के शब्द हैं जैसे अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल। फारसी के कुछ शब्द हैं आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजा इत्यादि। तुर्की के कुछ शब्द हैं कोतल, चकमक, तमगा, तोप, लाश। इसी तरह से पार्चुगीज उसके शब्द हैं कमरा, नीलाम, पादरी, भारतोल, पेरू। और अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं अपील, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, टिकट, टन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, फंड, फीस, फुट, मील, रेल। इस तरह से जो है विदेशी शब्दों को हम जान सकते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर शब्दभेद। जैसे वाचक जो है 3 प्रकार के अर्थभेद है, वाचक, लक्षण और व्यंजना। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से हम समझ सकते हैं उनको वाचक कहते हैं, जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। और लक्षणा वो है जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न हो लेकर प्रयोजन में दूसरा अर्थ किया जाता है, वो लाक्षणिक कहलाते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो भी यहाँ गधे शब्द को जानवर के अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी भी जानवर नहीं हो सकता। यहाँ गधे का अर्थ गधे के समान मूर्ख से निकाला जाता है। इस प्रकार गधा शब्द जो है, गधे शब्द यहाँ लाक्षणिक है। तीसरा है व्यंजना। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है न लक्षार्थ। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं है, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि चोरी करने के लायक शानदार रात है। इसी तरह से हम रूपांतर के आधार पर शब्द भेद करते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी क्या है? जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकार यानी परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि इत्यादि। ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं और इन्हें अव्ययी कहते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो प्रयोग अनुसार अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से जो है रूपांतर के आधार पर हम इन शब्द भेदों की समझ सकते हैं। अब ये जो चार्ट आपका दिया गया है आप देखें, शब्द भेद एक दृष्टि में, तो शब्द को हमने 2 भागों में किया, सार्थक, निरर्थक। फिर सार्थक के भी 2 भाग किए, बनावट के आधार पर शब्द
उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इसी तरह से निरर्थक अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर जो शब्दों का जो मैंने आपको बताया, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर जो शब्द बने, वाचक, लक्षणक, व्यंजक। विकार के आधार पर जो शब्द बने, विकारी, अविकारी। विकारी में भी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी तरह से अविकारी के जो भेद किए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो इस तरह से हमने जो है आज शब्दों के बारे में जो है आपके सामने चर्चा की कि किस प्रकार से हिंदी में शब्द निर्माण होता है। और आपके जो पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि आगे हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। आपने बहुत ढंग से सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।